So yes, hello learners, welcome to IS Marathon. Back with a new lesson. This is the फोर्थ यूनिट आपके, हम इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. तो गवर्नर सबसे पहला हमारा आता है पार्ट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे और आप गलत कर दोगे, गारंटी है मेरी है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ाना तो. क्योंकि एग्जाम में जो प्रेशर बनता है ना, इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक गवर्नर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली मेंशन इसके बारे में आर्टिकल 153 से लेकर के 167 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना. स्टेट एग्जीक्यूटिव की जब भी बात करेंगे, गवर्नर सबसे पहले आएंगे, है ना. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल. यस. तो वाइस गवर्नर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है जैसे सेंट्रल में होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, वैसे नहीं होता. तो गवर्नर ऑल्सो वर्क करता है एज एन एजेंट टू द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो है वैसे डुअल रोल होता है. वो चेक रखता है बेसिकली स्टेट की गवर्नमेंट में कि वो जो बेसिकली सेंटर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अकॉर्डिंगली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग, या फिर बेसिकली देखो एक ग्राउंड क्या होता है स्टेट इमरजेंसी लगाने का, कि अगर यूनियन या सेंटर के डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता है स्टेट, तब भी वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग सकती है. तो वो सब चेक कौन रखता है? गवर्नर. 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में. उसमें फैसिलिटेट किया था कि जो बेसिकली सेम पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी, है ना. अब अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है ना. ये बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं. अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील इन हैंड. अब देखो ये बेसिकली नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना. एंड देखो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ना एक बात कही गई थी बेसिकली 1979 में कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. याद रखना, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, इंडिपेंडेंट सीट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भैया, इससे छोटी मोटी बात नहीं है. सो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल और सबॉर्डिनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सबॉर्डिनेट नहीं है किसी भी एंगल से. हाँ, उनके नॉमिनी है, उनके लिए डबल रोल में भी काम करते हैं एज एन एजेंट. ठीक. अब देखो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर तो डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर डिस्कस किए, इसको हटा दिया. बहुत सी चीज़ें है ना, कंपेटेबल नहीं है, फिर खर्चा काफ़ी होता है, ये सब चीज़ें. नॉमिनल हेड की जरूरत बेसिकली जो रियल एग्जीक्यूटिव है उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो CM ही से, है ना. तो अमेरिकन देयरफॉर जो अमेरिकन मॉडल है वेयर द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड, वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया और कैनेडियन मॉडल उठा लिया. यस, इंडिया में गवर्नर का जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई हैं? हाँ बताओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको गवर्नर अगर बनना है? तो सबसे पहले आप जो है इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए डेफिनेटली, और आपकी 35 ईयर्स की एट लीस्ट एज होनी चाहिए. ठीक है. एंड एडिशनली 2 कन्वेंशन है इसके अंदर. पहला, ही शुड बी एन आउटसाइडर, यानी कि जिस स्टेट का है वो उस स्टेट में उसको गवर्नर नहीं बनाएंगे, है ना. उसके अलावा ये फ्री होना चाहिए फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए. सेकेंड बात करें तो अगर जिन भी पर्सन को गवर्नर बनाए जाते हैं, द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. चीफ मिनिस्टर से डेफिनेटली बात करेंगे ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, है ना. और बोथ द कन्वेंशन हैव बीन वायलेटेड इन सम ऑफ द टाइम. ठीक है, केसेस डेफिनेटली वायलेशन तो उनका होता ही है, क्योंकि कन्वेंशन है ना, रियलिटी जो लॉ थोड़ी है आपके या कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है. अब कंडीशंस क्या है? देखो कंडीशन ये है कि वो किसी भी हाउस का जो है मेंबर नहीं होना चाहिए, ना पार्लियामेंट में ना स्टेट लेजिस्लेचर, है ना. अगर ऐसा होता है तो उसको अपनी हाउस की सीट खाली करनी पड़ेगी जिस दिन वो बेसिकली गवर्नर चुना जाएगा. ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली, है ना. और ऑफिशियल रेजिडेंस में रहेंगे. उसके अलावा पार्लियामेंट के अलाउंसेस ये सब इनको मिलेंगे, है ना. और जो प्रेसिडेंट अलाउंसेस एमोल्यूमेंट्स राष्ट्रपति तय करेंगे वही इनको दिए जाएंगे, राइट. अब प्रेसिडेंट की तरह ही इनको भी काफ़ी सारी इम्यूनिटी प्रिविलेजेस मिलते ही हैं, है ना. और बेसिकली कोई लायबिलिटी फेस नहीं करता ये अपने ड्यूरिंग द टाइम, अपना जब भी इनका शासन चलता है जब तक के लिए. ठीक है, तो पर्सनल इम्यूनिटी क्रिमिनल सिविल केसेस में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इनको मिलती है. ठीक है, तो अगर इनको अरेस्ट भी करना पड़े कभी कोई कुछ पर्सनल एक्ट के लिए तो 2 महीने का नोटिस तो इसको दिया जाना चाहिए सिविल प्रोसीडिंग्स में. और यस, अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो इसको,
किस ओथ जब ली जाती है तो कौन एडमिनिस्टर करता है, तो उसको चीफ जस्टिस करता है उस कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट का, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो करते हैं, है ना, ओथ गवर्नर की, याद रखना। अब बेसिकली टर्म्स देख लो क्या है बेसिकली गवर्नर ऑफिस का टर्म टेन्योर, तो 5 साल का यहाँ पर टर्म बेसिकली दिया गया है ना, 5 साल का, जब से इनको बेसिकली ऑफिस में आते तब से। तो ये जो टाइम बेसिकली टाइम है ना 5 साल का, इस सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द किंग प्रेसिडेंट, ठीक है। अब कभी भी ये बेसिकली रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर दे करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो इज़ नॉट जस्टिफिएबल एंड जा नहीं सकते कोर्ट में, चैलेंज नहीं हो सकता वो इस तरीके से। सो द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, एंड नो सिक्योरिटी, नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो 5 साल तो इसे बोल दिया जाता है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी हटा देते उन्हें, तो इन्हें कभी भी हटा सकता है एट एनी टाइम राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड दे नहीं रखा है कि बेसिकली गवर्नर को किन ग्राउंड्स पर हटाया जाए, ठीक है, ये बात याद रखना। अब एन बेसिकली नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी, वीपी सिंह ने सब स्टेट के गवर्नर से कह दिया कि जो है अपना रिज़ाइन दे दो, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे उनको अपॉइंट किया गया था। फिर जब बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 14 गवर्नर्स बेसिकली जो वीपी सिंह ने चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे उनसे रेजिग्नेशन मांग लिए। अब राष्ट्रपति के पास ताकत है कि वो जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना उनको किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट से, और अगर उनका टाइम एक्सपायर हो जाता है, 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, तब भी उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, है ना। तो जब तक उनके सक्सेसर चार्ज अज्यूम नहीं करते तब तक जो है वो ऑफिस में रहते हैं। अच्छा, अगर कोई कंटिजेंसी हो जाए या फिर डेथ हो जाए, मान लो गवर्नर की डेथ हो जाए, तब क्या होगा? तो चीफ जस्टिस जो है रहता है उस वहाँ का स्टेट का हाई कोर्ट का, वो बेसिकली टेम्पररीली एक्ट करेगा एज अ गवर्नर, है ना, राइट। और उसको उस टाइम पे उसी के सैलरी, उसी का पद, उसी के ऑफिस, सब वही जो है उनको सब मिलेंगे, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं सबसे पहले गवर्नर की। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं स्टेट में इन्हीं के नाम से लिए जाते हैं, सेम एज राष्ट्रपति, है ना। रूल्स बनाते हैं ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, इस ऑर्डर्स निकालते हैं एंड ऑथेंटिकेट करते हैं इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें। उसके अलावा ही कैन मेक रूल्स मोर कन्वीनियंट टू ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, अगर स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली, और जो अलोकेशन किया जाएगा फॉर द अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, उन सब के लिए भी रूल्स ये बनाते हैं। उसके अलावा ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, राइट। देखो उसके अलावा जो हमारे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? यस, गवर्नर। बिहार भी था इस लिस्ट में, लेकिन उसको हटा दिया गया 2006 में से। उसके अलावा एडवोकेट जनरल हुआ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हुए, है ना, RPS जो भी बेसिकली PCS है, उनके चेयरमैन मेंबर्स को भी ये अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन है वो सबमिट करें आप आकर के, क्या डिसीजन मेंबर्स ले रहे हैं, है ना। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं वहाँ पर, है ना, रिकमेंड कर सकते हैं मतलब। उसके अलावा चांसलर यूनिवर्सिटीज़ का रोल तो ये प्ले करते ही हैं, है ना, और वाइस चांसलर्स ये जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर देखें तो ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस ईच ईयर, मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउसेस को स्टेट लेजिस्लेचर में, कोई भी बिल या कोई भी बिल पेंडिंग है उससे रिलेटेड, या कोई भी लेजिस्लेचर के मैटर से रिलेटेड, है ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये 1/6 ऑफ द मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं, है ना, हैविंग स्पेशल नॉलेज, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं वैसे यहाँ पर ये करते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विसेज, एंड ही कैन नॉमिनेट 1 मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इस वाले इसको बेसिकली चेक कर लेना एक बार, क्या अभी भी ये वाला, बिकॉज पार्लियामेंट से हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अब नहीं होते हैं अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ट्वाइस चेक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, ठीक है। जब भी बिल जाता है बेसिकली तो उसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं, या तो असेंट दे दें, असेंट विद होल्ड कर ले, या बिल रिटर्न कर दें स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, है ना। और जब ये बेसिकली इनके पास एक ऑप्शन और होता है, राष्ट्रपति से ज़्यादा एक ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, और ये ऑब्लिगेटरी है,
अगर बिल बेसिकली रख लिया इन्होंने तो राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति उसको ही जो उसके बाद इनका कोई रोल नहीं रहता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति देखते हैं उसको पास करना है, रीचेकिंग, उसको वापस से भेजना है लेजिस्लेचर में, ये सब। अब क्यों रिजर्व करते हैं? मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई है, डीपीएसपी के खिलाफ कोई प्रोविज़न गया उसका, इसलिए उसके अलावा कोई कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है ना, ये सब चीज़ें, और फेडरलिज्म के खिलाफ है ये सब चीज़ें। जब सेशन में नहीं होता है ना हाउस या लेजिस्लेचर, तो ऑर्डिनेंस भी निकालने की ताकत रखते हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। स्टेट पीसीएस या फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देता है, कैग भी देते हैं, तो उनको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिकली उनको वहाँ पर रखते हैं ताकि उनको डिस्कशन में उनको पास किया जाए। फाइनेंशियल पावर तो वही है कि जो बजट आता है बेसिकली यही उनको क्या करते हैं, इन्हीं की मंजूरी से वो आते हैं। मनी बिल्स डेफिनेटली जो बेसिकली रोल राष्ट्रपति का है ना केंद्र में, वही रोल राज्य में इनका है। तो मनी बिल इन्हीं की प्री रिकमेंडेशन से आएंगे। कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट इनके रिकमेंडेशन के पहले नहीं जा सकती ना, ये सब चीज़ें। कंटीजेंसी फंड बेसिकली इनके पास रखा होता है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन को ये लाते हैं हर 5 साल में। जुडिशियल पावर देख लो क्या है। जुडिशियल पावर वही है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट को, सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, है ना। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये क्या नहीं कर सकते हैं, यस, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति के पास ही जाएगी ये बात, ठीक है। अब जजेस का जब भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो राष्ट्रपति से कंसल्ट करेंगे, है ना। अपॉइंटमेंट करते ही सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जजेस रहते हैं, उनका स्टेट हाई कोर्ट से डिस्कशन कंसल्टेशन करने के बाद ये सब है। अब हमको इनकी पावर देखनी है बेसिकली, है ना। कुछ स्पेशल पावर्स है गवर्नर की। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में बात की गई है, इनको कंपेयर करके देखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। तो वही, अगर जब भी राष्ट्रपति के पास 3 बिल अगर बिल आता है तो 3 ऑप्शन रहते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। इनके पास 4 रहते हैं, 1 2 3 एंड 4, विच इज़ कि बिल को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, अगर मनी बिल की बात हो तो मनी बिल में ना राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो वो असेंट देते हैं जैसा आया, ठीक है, उस पर सिग्नेचर कर दे ताकि कानून बने। सेकंड, वो विदहोल्ड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, साइन नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो बिल खत्म हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन होता है ना वापस भेजने का, वो नहीं होता है मनी बिल के केस में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन होते हैं इधर, है ना। यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। यहाँ पर तीसरा होता है कि जो बेसिकली रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो सेम एज द ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दोनों की तो वो लगभग सेम है ना। देखो अब इसमें क्या होता है कि केंद्र में क्या है, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई हाउस सेशन में नहीं है तब ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं, यानी या फिर दोनों ही सेशन में नहीं है तब भी निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूनिकैमरल होता है या कहीं कहीं के बाई कैमरल है ना। चलो मुझे बताओ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन कौन से स्टेट में है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो यहाँ पर वही है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आपके सेशन में नहीं है तो निकाला जा सकता है, या फिर दोनों हाउसेज में, अगर दोनों हाउसेज हैं तो अगर उनमें से कोई एक सेशन में नहीं है तब भी निकाला जा सकता है ऑर्डिनेंस। सिंपल है, बाकी तो सब सेम ही है ना। बेसिकली सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई होना चाहिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए, ये है। दूसरा, जो पार्लियामेंट जिन लॉज को बना सकती है, जिन सब्जेक्ट्स पर, उसी पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। अदर स्टेट लेजिस्लेचर ये स्टेट सब्जेक्ट में जो भी लॉज हैं उन्हीं पर ऑर्डिनेंस लेकर के आए जा सकते हैं। बाकी तो सब सेम ही है ना, मैंने पढ़ा है राष्ट्रपति के टाइम पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, है ना। और बेसिकली कानून की तरह ही अप्लाई होता है, सेम फोर्स रहता है। फिर जब सेशन में आते हैं हाउस तो उसको पास कराना पड़ता है ना, विदिन 6 वीक्स। तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ये बेसिकली एडवाइजरी पावर है। जब कोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी तभी ये लेकर के आया जा सकता है, विदाउट एडवाइस नहीं लेकर के आया जा सकता। तो मैंने कहा ना, जब भी अगर हाउस का सेशन बेसिकली लगता है तो उनके 6 हफ्तों के अंदर अंदर इसको पास कराना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो ये है कि इस राष्ट्रपति को ना कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन इन गवर्नर को है।
गवर्नर को राष्ट्रपति के बिना जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत ऑर्डिनेंस उसको इशू नहीं कर सकते हैं। पहला आता है कि आपके अगर कोई प्रोविजन सेम है किसी बिल में जो कि रिक्वायर्ड है फ्रॉम द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द राष्ट्रपति, है ना, अब पहले ही पूछ लिया गया राष्ट्रपति से, अगर उसके खिलाफ कोई बात जाती है तो वो फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर कानून के तौर में प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स नॉट जो है अलाउड। अगर कोई कानून बेसिकली कोई बिल को रिजर्व कर दिया ज़रूरी है, उसको रिजर्व करना ज़रूरी है राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, है ना, तो बेसिकली उस ऑर्डिनेंस के में बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किसको लाना जाना है कि नहीं लाया जाना। थर्ड आता है कि इफ़ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है, वो ये अगर राष्ट्रपति का असेंट नहीं है किसी भी बिल को लेकर के या इनवैलिड है ना, उस प्रोविज़न से बेसिकली अगर कोई आर्टिकल या कोई प्रोविज़न उसके अंदर मेंशन है तो बेसिकली उसको नहीं लेजिस्लेट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्डनिंग पावर, देखो पार्डनिंग पावर हम देख गवर्नर की और इनकी हमारे राष्ट्रपति की पति, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी सेंट्रल लॉ के ख़िलाफ़ जो है उनके खिलाफ़ पार्डन कर सकते हैं और ये स्टेट लॉ के ख़िलाफ़। उसके अलावा ये जो है किसी भी सेंटेंस को चाहे डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो उसको भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन ये डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो गवर्नर कैन सस्पेंड रेमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस, लेकिन एकदम माफ़ ही नहीं कर सकते, वो टाल सकते हैं, सस्पेंड कर देंगे, रेमिट कर देंगे, लेकिन उसको क्या कर देंगे, पार्डन नहीं कर सकते, है ना। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिशन कर सकते हैं कोई भी पनिशमेंट जो कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई हो, ठीक है। इतना दबदबा रहता है राष्ट्रपति का, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की, तो आर्टिकल 154, 63 एंड 164 पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है किस में वेस्ट होती हैं, वो होती हैं गवर्नर में, है ना, ये आर्टिकल 154 में लिखा गया है। एंड इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसकी, वो बेसिकली एडवाइस करते हैं, ऐड करते हैं गवर्नर को ताकि फंक्शन स्मूथली चल सके, ऐसा कहा जाता है इन जनरल और कानूनी भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 164 की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को होते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑफ द स्टेट। सो ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली फाउंडेशन है आपके पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का, राइट। अच्छा, अब डिफरेंस देखो किस तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को लेकर के हम बात करते हैं जब राष्ट्रपति और गवर्नर की। तो पहला आता है आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना पॉसिबिलिटी दे रखी है गवर्नर को लेकर के कि वो जो है अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है राष्ट्रपति के केस में, ठीक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज अब देखो आर्टिकल 42 में क्या कहा था, अब बेसिकली अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, क्या चेंजेस किए गए कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस रहेगी ना हैज़ बीन मेड बाइंडिंग ऑन द राष्ट्रपति, है ना, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है गवर्नर पे। अगर सीएम या फिर हम बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस थी कुछ भी गवर्नर को, तो वो बाइंडिंग नहीं है उन पर, है ना, तभी तो परेशान करते हैं गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो गवर्नर के पास वो कौन सी डिस्क्रिशनल पावर्स हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिराइव करते हैं, एंजॉय करते हैं। पहला, जो राष्ट्रपति के लिए बिल को प्रिजर्व करना रहता है ना, रिजर्व करना रहता है ना, वो अपनी मर्जी से करते हैं। सेकंड, राष्ट्रपति शासन लगाना है कि नहीं लगाना है किसी स्टेट में, उसी स्टेट में जिसमें वो है, ठीक है, तो उसका भी बारे में कौन बात करते हैं, वो टोटल डिस्क्रिशन रहता है हमारे गवर्नर का। उसके बाद बात करते हैं कि जब वो एज द एडमिनिस्ट्रेटर अपने फंक्शंस को निभा रहे होते हैं, फंक्शन को, ठीक है, ऑफ एन एडिशनल यूनियन टेरिटरी, तब भी वो अपने डिस्क्रिशनल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन होता है, वो है ट्राइबल स्टेट से रिलेटेड या शेड्यूल एरिया से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, या उनके बेसिकली कितना अमाउंट ये गवर्नमेंट देंगी टू द ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को एज ए रॉयल्टी, है ना, ये सब मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड ये चीज़ें ये बात याद रखना। उसके बाद और खाई में और किस चीज़ में डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो है बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से अगर चाहिए तो उनको बुला सकते हैं,
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं स्टेट के। अब ये तो हो गया बेसिकली डिस्क्रिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का। अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर का, अब देखो राष्ट्रपति भी इस चीज़ को एंजॉय करता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन को। जैसे कि राष्ट्रपति को अपॉइंट करना है कौन सी को, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है ना, तो ये राष्ट्रपति बेसिकली गवर्नर के ऊपर है कि वो किसको जो है चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। बाद में उनको कहा जाता है कि ये ना हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी सब। उसके बाद बात करते हैं डिसमिसेबल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी अपने बेसिकली सिचुएशन, अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में उस पार्टी को, तो बेसिकली डिसमिस करने की पावर भी ये रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मेजोरिटी चली गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तो डिसोल्व कर देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, मतलब कर सकते हैं। ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन है इनका। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, आप ये देख लेना। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मोर ओवर जो गवर्नर है ना, उसके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट। अब वो क्या है, जैसे कि इन पावर्स को डिस्चार्ज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से बातें करनी पड़ती है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए। गुजरात में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ के रीजन के लिए, ये गवर्नर देखते हैं उनको। नागालैंड में विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं नागा हिल्स और सांग एरियाज़ में, उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी यही देखते हैं। आसाम में विद रिस्पेक्ट टू द एरियाज़ जो है ट्राइबल एरियाज़, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। मणिपुर में हिल एरियाज़ को। सिक्किम में फॉर पीस और सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट करना है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस, और कर्नाटका में सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। तो इन सब में जो है स्पेशल पावर जो है इनकी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, वो रहती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डुअल रोल प्रोवाइड किया है गवर्नर को, है ना, लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं स्टेट के और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर के। तो ये बात है, ये गवर्नर से रिलेटेड हमने बात की। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सीएम की, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एनालाइज। लेकिन हमने पूरा कंप्लीट किया है गवर्नर को, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना, गवर्नर से रिलेटेड। तो ये सब था। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड एनालाइज।